Hey guys, here we are. I welcome you to all in concept classes. आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज यार रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। आपको फ्रेंड्स याद हो तो मैंने जब सेकंड मेथड पढ़ाया था तो आपको एक एरर मेथड सिखाया था। वो एरर मेथड क्या था, देखिए ये क्या था, कोई आपका ग्राफ था, मतलब फंक्शन का ग्राफ था। यहाँ पर कहीं आपकी वैल्यू थी अल्फ़ा जिस पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो रही थी। और आप क्या कर रहे थे, इसको स्टेप्स टू स्टेप्स या इंटरवल से अप्रोच कर रहे थे। मान लीजिए ये था x0, देन x1, x2, xn प्लस 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, इनके बीच के डिस्टेंस, इसको हमने क्या नाम दिया था, एरर्स। एरर्स क्यों दिया था, क्योंकि हमें बेसिकली पहुंचना यहाँ था लेकिन हम पहुँचे कहाँ फर्स्ट स्टेप में, यहाँ। तो जो उनके बीच में जो बच गई वैल्यूज़ वो आपकी क्या हुई, वो आपकी एरर हुई, बिकॉज आपको ये चाहिए नहीं थी, चाहिए तो ये थी लेकिन आपको एरर के थ्रू ये मिल गई। वही एरर कैलकुलेट करते हैं। ये क्या थी, E1, देन सिमिलरली E2, दिस वन इज En एंड देन दिस वन इज En प्लस 1। समझ में आया आपको। और इससे हमने क्या कॉन्क्लूड किया था कि जो अल्फ़ा माइनस x0 होगी वो क्या होगी, E0 होगी। वैसे ही और ये क्या होंगी, आगे की तरफ जाते जाते ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती हैं। एंड सिमिलरली अगर x0 की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस E0। सिमिलरली हम xn और xn प्लस 1 के साथ करेंगे। xn इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस En एंड xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस En प्लस 1। समझ में आया फ्रेंड्स आपको ये कहाँ से आया था। बेसिकली ये एरर्स होती क्या हैं, इन जो आपकी एरर है नेक्स्ट इंटरवल की, उसका रिलेशन प्रीवियस एरर के साथ जो भी होता है वही आपकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करती है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी ही वही डिफाइन करेगी कि कितने प्रोपोर्शनल में ये हैं, तो हम ये लेके चलते हैं एज अ रेट ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब मैंने आपको उस टाइम भी ये बताया था कि जो En प्लस 1 है वो इस वाले En की शायद En स्क्वायर हो सकती है, En का हाफ हो सकती है, क्यूब हो सकती है, शायद ये हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। हमें पता नहीं होता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, लेकिन जो भी रिलेशन हम उस मेथड से, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड है, इससे जो हम रिलेशन फाइंड करेंगे वो उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करेगा। वैसे इस सेकंड मेथड से या रेगुलर फारसी मेथड से हम जो भी यूज़ करेंगे वो उसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस या उसी के अकॉर्डिंगली ही हमें रिलेशन En प्लस 1, मतलब एक आगे का इंटरवल विद वन प्रीवियस इंटरवल के साथ जो भी रिलेशन देगा वही आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करता है। एरर्स के बीच का रिलेशन ही आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस देता है। ये आप एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स आपको। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn, यही होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ से वैल्यू उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए। xn प्लस 1 की वैल्यू क्या निकाली हमने, अल्फ़ा प्लस En प्लस 1 इक्वल्स टू xn की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस En माइनस, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ही सारी वैल्यूज़ को, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। fxn की वैल्यू क्या है, xn की अल्फ़ा प्लस En, वेयर एज इसकी वैल्यू क्या है, सेम वही है, बस ये क्या है, एक आगे डिफ्रेंशिएट है। समझ में आया। अब बस कुछ नहीं करना, बस इसको ओपन करिए। और ये कैसे ओपन होगा, ये बाय टेलर्स थ्योरम ओपन होगा। ये इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा क्या होगा, कट डाउन। हेयर वी हैव En प्लस 1 इक्वल्स टू En माइनस, इसको ओपन कीजिए, ये ओपन कैसे होगी, f अल्फ़ा मतलब फर्स्ट ये आपका प्लस En, एक बार डिफ्रेंशिएट, देन En स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट। समझ में आया।
सिमिलरली ये करेंगे, बस यहाँ पर ही एक बार पहले से डिफ्रेंशिएट है तो ये यहाँ होगा, ये डबल यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। समझ में आया? ये आपकी होती है टेलर्स थ्योरम, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी यूज़ है इसका टेलर्स थ्योरम का यहाँ पर, और डेरिवेशंस पेपर में आते भी हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सो इसको हम ओपन करते हैं, एफ अल्फ़ा प्लस ई एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा। सिमिलरली आगे भी बढ़ते जाएगा लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है। सो ओके, देन इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे इसको ओपन कीजिए। सो हेयर एफ डैश अल्फ़ा, समझ में आया, क्योंकि ये एक पहले से ही डिफ्रेंशिएट है। देन प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फ़ा प्लस ई एन स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फ़ा, और ये आ गया ऐसे कंटिन्यू टिल nth टर्म। समझ में आया आपको? ये क्या हुआ, यहाँ पर ही वैल्यूज़ कहाँ पर ही आई, कैसे ये ओपन होता है। अब आप देखिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि अल्फ़ा पॉइंट पे जो हमारा फंक्शन है वो 0 हो रहा है, यही तो बताया था कि ये कोई आपका ग्राफ था, यहाँ पर ही अल्फ़ा जो था यहाँ पर ही एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो रहा था, मीन्स इस पॉइंट पे ही तो वैल्यू 0 हो रही थी, तो यहाँ पर एफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। समझ में आया आपको? फंक्शन जहाँ पे 0 हो रहा है मतलब वो उस रूट पे 0 हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे अल्फ़ा पॉइंट पे 0 होगी। समझ में आया आपको? फिर अब देखिए आगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप, एरर्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जब ग्राफ में समझा रही होती हूँ तो मैं अल्फ़ा जैसे मैंने यहाँ लिया था तो मैं एक्सन कहीं यहीं पर लेती हूँ बहुत दूर, लेकिन जब आप एग्जैक्ट ग्राफ के थ्रू फाइंड करते हैं तो मान लीजिए ये अल्फ़ा यहाँ है तो एक्सन कहीं यहीं पर होगा, और एरर बहुत ही छोटी आती है, क्योंकि कभी कभी पॉइंट में जब आपको बोलता है 5 to 6 प्लेसेस तक करेक्ट करना, इट मीन्स कभी कभी वो एरर 0.00001 हो सकती है। सो आप अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, जो कि इसमें कैलकुलेट करना नेग्लेजिबल होगी, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो आपका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो आगे की मतलब जिसमें एरर्स की हायर पावर्स होने लगती है, स्क्वायर, क्यूब, क्वाड, तो उसमें हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको 0 के इक्वल मान लेते हैं। समझ में आया आपको क्या हुआ? यही हम इसमें क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। सो ई एन प्लस 1 इक्वल्स टू ई एन माइनस एफ अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई फ्रेंड्स, एफ अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0, बचा क्या अंदर, ई एन एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई एन स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा। समझ में आया आपको? एंड नीचे क्या बचा आपका, हायर ऑर्डर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फ़ा। समझ में आया आपको फ्रेंड्स? ये अब आपको क्या करना है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिए मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। सो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो ई एन एफ डैश अल्फ़ा, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा। ओके, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ई एन एफ डैश अल्फ़ा, इससे माइनस ई एन स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फ़ा। समझ में आया फ्रेंड्स आपको ये? अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे इसको लिखिए, एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई एन एफ डबल डैश अल्फ़ा। अब देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे मतलब इसमें से 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स हमारे पास, ई एन स्क्वायर अपॉन 2
एफ डबल डैश अल्फ़ा। समझ में आया? इसमें से एफ डैश अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका, एफ डैश अल्फ़ा की जगह 1 प्लस इसकी जगह ई एन एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? ये कैसे आया? अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस पे पावर माइनस की आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। फिर आपको एक थ्योरम याद होगी, बायनॉमियल थ्योरम। ये मैंने आपको सेकंड मेथड में नहीं बताई थी, मैंने आपको डायरेक्टली कहा था कि वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे मैं यहाँ पर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन ये 2 नीचे ले आएंगे एंड एफ डैश अल्फ़ा। ये वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी या फ्रेंड्स, देखिए 1 प्लस ई एन एफ डैश डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। हम इसको बायनॉमियल थ्योरम के अकॉर्डिंगली जब इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें जो एरर्स है उनकी हाई पावर्स मिलेंगी, मतलब हायर ऑर्डर की पावर्स मिलेंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हायर ऑर्डर की पावर एरर्स में अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छोटी आएंगी, जो कि आपके आंसर पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता उन पे, मतलब अगर पढ़ भी रहा है तो काफ़ी पॉइंट में जाता है जिसको आप छोड़ सकते हो। इसलिए आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, टोटल को 1 के अकॉर्डिंगली ले लेंगे। समझ में आया आपको? बस, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर से हटी तो क्या बचे हमारे पास, ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन 2 एफ डैश अल्फ़ा। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो पूरी वैल्यू क्या होगी आपके फ्रेंड्स, कांस्टेंट होगी। आपको याद हो जब हम एक कांस्टेंट लेते हैं तो उसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी और कांस्टेंट एक ही तरह के, मतलब अगर मान लीजिए ये आपने क्या ले लिया, समथिंग बी ले लिया मान लीजिए, ठीक, ये आपका क्या हुआ, पूरे कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। ये क्या था, आपकी प्रोसीडिंग इंटरवल था। सो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल टू बी, नहीं प्रोपोर्शनल हटता है तो बी लगता है, इक्वल्स टू बी और ये ई एन स्क्वायर, ये बनेगी वैल्यू। आप ये कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर ही क्या साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का। सो ये क्या बन जाएगा, ई एन स्क्वायर। मतलब ये आपकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। और ये क्या है आपके, रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है आपकी 2। समझ में आया आपको? रेट ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली होता क्या है, दो, एक जो आप इंटरवल फाइंड कर रहे हैं और एक जो आप फाइंड कर चुके हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशन में जो भी आएगा वही पावर ही डिफाइन करेगी उसकी प्रोपोर्शनैलिटी। मान लीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जब पूरी तरीके से सेम हो जाती है तब रेट ऑफ कन्वर्जेंस ये कांस्टेंट डिफाइन कर देता है, बट ऐसा बहुत कम होता है, वैसे आपकी पावर ही उसको डिफाइन करती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है पेपर में और काफ़ी हेल्पफुल भी है आपके आगे के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। टिल दैट थैंक यू एंड बाय बाय।